अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 दैट इज़ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो कंसेप्ट है सबसे पहले हमें सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। जब वो अपने घर के गार्डन में बैठे हुए थे तो उनके ऊपर एप्पल जैसे ही फॉल किया तो उनके जहन में ये सवाल आया कि एप्पल जो है वो हमेशा एप्पल या फिर कोई भी चीज़ हमेशा ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती है, हर चीज़ ज़मीन की तरफ ही क्यों गिरती है, कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती विदाउट अप्लाइंग फोर्स। तो फिर इस नतीजे पे पहुँचे कि ज़मीन की तरफ इस वजह से हर चीज़ गिर रही है क्योंकि एक तरह की अट्रैक्शन है जो हर चीज़ को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। फिर उन्होंने एक लॉ भी बनाया दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें उन्होंने बताया कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। हर बॉडी यूनिवर्स में दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, नॉट ओनली अर्थ, सिर्फ अर्थ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करती, हर बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को जो है अट्रैक्ट करती है। लेकिन वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हर बॉडी के लिए डिफरेंट है और वो जो फोर्स है वो डिपेंड करती है उनके मासेस पर, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। यानी ये जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। लेट सपोज हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, दिस इज़ बॉडी 1 एंड दिस इज़ बॉडी 2। इनके मासेस फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट है। लेट सपोज दिस इज़ 8 kg एंड दिस इज़ 2 kg। ठीक, दो और बॉडीज़ हैं, लेट सपोज दे आर ऑफ द सेम मासेस 2 kg। अब जो अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों बॉडीज़ के बीच में है ना वो कम है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पर इनके मासेस ज़्यादा हैं। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 to the 16 यानी 16 आंसर आएगा और इनका आंसर आ रहा है 4। तो ये देखें आप, इससे ज़्यादा फोर्स आएगी इसकी क्योंकि मासेस ज़्यादा हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फोर्स इनके मासेस की प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मासेस ज़्यादा होंगे, इनकी प्रोडक्ट ज़्यादा आएगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। और दूसरा डिपेंड करता है इनके रेडियस, आई मीन इनके डिस्टेंस पे, कि इन दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अगर दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के करीब रखी गई हैं यानी डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और अगर ये दूर हैं यानी डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फोर्स कम हो जाएगी। दैट मीन्स के फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे दैट इज़ जी, कैपिटल जी, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दो और भी नाम है इसके, दैट इज़ न्यूटोनियन कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन और कैवेंडिश ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोथ आर द नेम ऑफ द सेम थिंग। अच्छा, एक और जी भी हमने पढ़ा था दैट इज़ स्मॉल जी। ये स्मॉल जी जो है ये भी ग्रेविटेशन के लिए ही, कंसेप्ट के लिए यूज़ हुआ था, बट दिस स्मॉल जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट्स वैल्यू वॉज 10, अप्रॉक्सीमेटली 10, वरना इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि कैपिटल जी की जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। इसके स्मॉल होने की वजह से ही हमें ये अट्रैक्शन फील नहीं होती, कभी फील नहीं होता कि हमें कोई और बॉडी अट्रैक्ट कर रही है। सो वी डोंट फील ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वेरी स्मॉल वैल्यू की वजह से हमें अट्रैक्शन फील नहीं होती एंड इट हैज़ सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, जी की वैल्यू सेम रहेगी। जबकि जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है। आप ज़मीन के करीब हो तो स्मॉल जी की वैल्यू ज़्यादा है, आप ज़मीन से दूर जाओगे तो जी की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि हम जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं वो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ फील करते हैं। जैसे हम दूर जाएंगे तो ये अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के बीच में मीडियम कौन सा है, एयर है, वाटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रेविटेशनल फोर्स को। ओके, देन वी हैव अ न्यूमेरिकल, डिटरमिन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस 500 एंड 800 kg। दो मासेस गिवन है, जब भी कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें तो सबसे पहले उनके डेटा बना लिया करें। सो इट इज़ 500 kg एंड mass of another body is 800 kg and the distance between their center is 2 meter। इनका जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर। ओके, अब अगर हम इसकी फोर्स फाइंड आउट करें
तो फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिख रही, पहले फॉर्मूला लिखा जाता है, दैट इज़ Gm1m2/r²। आप इसका फॉर्मूला लगाएं तो g की वैल्यू लगाएंगे, दैट इज़ 6.67 × 10⁻11। मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों के मासेस से, 500 मल्टीप्लाई बाई 800 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी स्क्वायर ऑफ 2 यानी 4, डायरेक्टली मैं 4 लिख रही हूँ यहाँ पर। 5 8 द 40 एंड ये 4 0 आप अलग से दे दें। सो इट इज़ 10,000। अब जब 10,000 को आप जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 4 0 है इसके 4 नंबर को कम कर देंगे, ये -11 से हो जाएगा -7। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा 6.673 × 10⁻⁻7। मैं यहाँ पर लिख नहीं रही, आप बस इसको देख लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल बुक में भी सॉल्व हुई हुई है, आप वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करें और एंड में दी हुई न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करें जो इससे रिलेटेड है। Next topic is gravitational field. A gravitational field is a region in which a mass experiences a force due to gravitational attraction. यानी एक ऐसा एरिया, एक ऐसी फील्ड जहाँ पर फोर्स फील हो बॉडी को, उस एरिया को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर इस बॉडी को इतने एरिया तक फील हो रही है ग्रेविटेशन फोर्स जो है इसको एक्सपीरियंस हो रही है, फील तो नहीं होती किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन अगर इसको एक्सपीरियंस्ड हो रही है, यहाँ से अट्रैक्शन हो रही है ज़मीन की भी, तो ये बॉडी के सराउंडिंग वाली जो फील्ड है दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। और अगर हम इसके मास से कंपैरिजन में ले लें उस फील्ड को कि पर यूनिट मास कितना फोर्स इस पर लग रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस पर कितनी लग रही है पर यूनिट मास, तो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के आगे हम स्ट्रेंथ का वर्ड भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि ग्रेविटेशन जो फोर्स है पर यूनिट मास कैलकुलेट की जाती है। एंड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। इस वजह से जब हम सेंटर ऑफ अर्थ के करीब होते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, इट्स अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें किसी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। यानी अगर कोई बॉडी ज़मीन पर है तो उसे भी अट्रैक्शन फील होगी, अगर वो बॉडी फ्लाई कर रही है तो उसे भी अट्रैक्शन फील होगी। तो इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, फील नहीं, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस्ड होगी। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पॉइंट अभी भी क्लियर किया कि जो है ये फोर्स सरफेस ऑफ द अर्थ पे ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो ज़मीन के करीब की फ़ोर्स है दैट इज़ 10 न्यूटन पर किलोग्राम, लेकिन अगर हम मून पर जाके ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करें तो दैट इज़ 1.62, तो बहुत कम हो जाती है क्योंकि हम अर्थ के सेंटर से काफ़ी दूर चले जाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस है आपका सेंटर ऑफ अर्थ से। नेक्स्ट इज़ वेट। वेट के अबाउट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वेट जो है एक तरह की मेजरमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि एक ऑब्जेक्ट पर, एक बॉडी पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है, उसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं वेट। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड ग्रेविटी। तो जो मास है आपका, उसको अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे दैन इट विल गिव यू वेट, और वेट को न्यूटन में मेजर किया जाता है, इसका यूनिट न्यूटन है। और वेट जो होता है वो डिफरेंट प्लैनेट्स पर डिफरेंट आएगा। अगर आपका मास यहाँ पर है 50 kg, तो ये मून पर भी 50 kg रहने वाला है, ये जुपिटर पे भी 50 kg रहने वाला है, हर प्लेनेट पे ये सेम रहेगा। लेकिन आपका जो वेट है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, क्योंकि ग्रेविटी इस वेट पर कितनी एक्ट कर रही है उसी को हम वेट कह रहे हैं। तो वेट जो है वो डिपेंड करेगा ग्रेविटी पर। अगर हम ज़मीन पर वेट मेजर करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट वुड बी 500 न्यूटन। Calculate the weight of Rumesa who has a mass of 65 kg standing at the ground. 65 kg है और वो ग्राउंड पर है, तो ये मास हो गया इसका, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 10 से, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की 10 है, तो इट विल गिव यू 650। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वेट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मास ऑफ अर्थ। इसमें डेरिवेशन करवाई जाती है अगर कोचिंग लेवल तक पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हम किसी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट के लिए, तो फिर इसकी डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है। डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला याद कर लो कि दिस इज़ द फॉर्मूला दैट इज़ यूज्ड फॉर द मास ऑफ अर्थ। और ये फॉर्मूला भी कहाँ से आता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद जब इसकी डेरिवेशन कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है तो ये फॉर्मूला आता है जिसमें स्मॉल जी शो कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आर ई इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ।
रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.38 इंटू 10⁻6। इसकी लिस्ट बना लें जहाँ से आपको ये याद हो सके। और ग्रेविटेशनल फोर्स की तो वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 वो फिक्स्ड है। इन तीनों की वैल्यू फिक्स्ड है। जब आप इनको रख के सॉल्व करोगे तो आंसर विल बी 6 इंटू 10⁻24 kg। दिस इज द मास ऑफ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे जाने से पहले आपको सैटेलाइट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। किसी भी प्लेनेट के अराउंड कोई सा भी ऑब्जेक्ट जब रिवॉल्व करेगा तो उसे हम कहते हैं सैटेलाइट। अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। प्लेनेट के सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट कोई दूसरा प्लेनेट भी हो सकता है। जैसे मून जो है वो अर्थ के सराउंड में रिवॉल्व करता है। तो कोई सा भी प्लेनेट अगर दूसरे प्लेनेट के सराउंड में नेचुरली तौर पर रिवॉल्व करता है तो उसे हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। सो प्लेनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड अनदर प्लेनेट नेचुरली, जैसे लेट्स सपोज मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है द ऑब्जेक्ट विच आर सेंट इनटू स्पेस बाय साइंटिस्ट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और अदर प्लेनेट। यानी जो साइंटिस्ट भेजें कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि प्लेनेट के सराउंडिंग रिवॉल्व करे, तो साइंटिस्ट ने भेजा हुआ जो होता है वो कहलाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे स्पुतनिक 1 है, ये रशिया का फर्स्ट जो है सैटेलाइट है, बल्कि वर्ल्ड वाइड दुनिया में पहली दफ़ा जो सैटेलाइट भेजा गया था दैट वाज स्पुतनिक 1 बाय रशिया। एंड एक्सप्लोरर 1, दीज आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज़ क्या होता है, इनको क्यों भेजा जाता है? दे आर सेंट फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज़, क्योंकि कुछ ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो 24 आवर्स के लिए 24 आवर्स में ना अपना एक चक्कर कंप्लीट करते हैं और फिर वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी कहते हैं। और कुछ स्टार के मैप्स के लिए और भेजे जाते हैं फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर की क्या इन्फॉर्मेशन है, कितनी कितनी स्पीड से कोई तूफ़ान मूव कर रहा है वगैरह, ये चीज़ें भी हमें सैटेलाइट्स के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द प्लैनेट्स की पिक्चर्स लेने के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। अच्छा, उसके बाद ये वेलोसिटी का एक फॉर्मूला गिवन है, दैट इज़ √G, जो कि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। कैपिटल M इज़ द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड H इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। और इस R प्लस H को मिलाकर हम स्मॉल r लिखते हैं, दैट इज़ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये कहलाता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिसमें वो प्लेनेट के सराउंड घूमेगा। तो जिस ऑर्बिट में घूमेगा ना वो ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ ऑर्बिट। उसके रेडियस ऑफ ऑर्बिट को हम स्मॉल r से लिखते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज़ फॉर द वेलोसिटी, कि वो वेलोसिटी जो कि एक सैटेलाइट के पास होनी चाहिए ऑर्बिटिंग के लिए, व्हेन ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट। तो जो वेलोसिटी उस सैटेलाइट को चाहिए दैट इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी। ओके, और ये जो फॉर्मूला है वो उसी वेलोसिटी के लिए है। अच्छा, इस वेलोसिटी के फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। इस वजह से एवरी सैटेलाइट वेदर इट इज़ वेरी मैसिव और वेरी लाइट हैज़ द सेम स्पीड इन द सेम ऑर्बिट। तो स्पीड जो होगी ना इन सैटेलाइट्स की वो सेम रहेगी, भले वो मैसिव हो या फिर लाइट हो। और जितना टाइम उसको ना किसी भी सैटेलाइट को जितना टाइम लगता है एक चक्कर कंप्लीट करने में, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। एंड लास्ट में ऑर्बिटल वेलोसिटी है, दैट इज़ द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। लास्ट टॉपिक इज़ क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए, एक सैटेलाइट जब अर्थ के सराउंड में रिवॉल्व करना चाह रहा है, अगर वो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी तो अर्थ अट्रैक्शन इतनी होती है कि वो जो सैटेलाइट होगा वो वापस इस पर गिर सकता है अर्थ के ऊपर। और अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, मतलब लिमिट से ज़्यादा हो जाए सैटेलाइट की वेलोसिटी, तो वो अर्थ से ज़्यादा दूर जा सकता है। तो एक वेलोसिटी चाहिए होती है जिसके लिए जो एक फिक्स्ड वेलोसिटी, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी चाहिए होती है जिससे अगर वो घूमे रिवॉल्व करे तो फिर वो कहीं भी नहीं जाएगा, वो जहाँ पर होगा उसी ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दैट मीन्स द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू ए स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी उसको एक स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट में रखने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कह रहे हैं, वरना वो या तो ज़मीन के ऊपर गिर जाएगा या तो फिर दूर चला जाएगा। एंड दैट क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √g, it means acceleration due to gravity, and capital R, radius of the earth। इन दोनों की वैल्यू फिक्स्ड है। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ रख के इसको सॉल्व करें तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी आती है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड आती है।
अगर आप इसकी वैल्यू 9.8 रखोगे ना तो ये वैल्यू आती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड. दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके. So the satellites, in order to stay in an orbit closer to Earth, needs to travel faster as compared to those in farther orbits. तो ये जो पॉइंट है ये मैं ये क्लियर कर रहा है कि अगर कोई ऑर्बिट जो कोई सैटेलाइट ज़मीन के करीब से रिवॉल्व करना चाह रहा है तो उसकी वेलोसिटी फास्टर होगी एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्बिट विच आर रिवॉल्विंग अवे फ्रॉम द अर्थ. तो जो अर्थ से दूर रिवॉल्व कर रहे हैं उनको इतनी ज़्यादा वेलोसिटी नहीं चाहिए, लेकिन फास्टर वेलोसिटी किसको चाहिए, जो करीब से रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि उसके लिए अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है. एंड में एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट विच ऑर्बिट्स द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 100,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. तो इसको हम इस फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे, दैट इज़ v इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R प्लस H. इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, कैपिटल G की, मास की वैल्यू भी फिक्स्ड है, R की वैल्यू भी फिक्स्ड है. जो वैल्यू फिक्स्ड नहीं है दैट इज़ 1000 किलोमीटर. अगर इसको रख के सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, जो कि आप बुक से भी कंपेयर कर सकते हैं. सो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, एंड हुआ. आई होप कि आपको ये लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा. अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ HST प्रिपरेशन के लिए नहीं है, बल्कि 9th टू मैट्रिक जो भी फ़िज़िक्स है उनकी जो कोचिंग है, कोचिंग क्लासेस के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है. सो आप जो है दूसरों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं, और अपने स्टूडेंट्स, अगर आप एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को ही रिकमेंड करें, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप दूसरे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करें ताकि उनको भी आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएँ. अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर.